नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 13 मई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको देंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा आप सभी जानते हैं, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के द्वारा टारगेट प्रीलिम्स 2022 संचालित किया जा रहा है। यह पूर्णतः निःशुल्क कार्यक्रम है जो आप अभ्यर्थियों के लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी संचालित कर रहा है, और इसी की कड़ी में कल समाचारों में महत्वपूर्ण स्थान के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। यह चर्चा बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के प्लेटफॉर्म पर कल सुबह 10 बजे उपलब्ध होगी। आप इसमें लाइव रूप में भाग लें और आगामी प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। हाल ही में आयोजित ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट की मेजबानी निम्न में से किसके द्वारा की गई है? G20, संयुक्त राज्य अमेरिका, WHO, यूरोपीय संघ। तो ध्यान रखें, इस ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई है। इस आधार पर हमारा उत्तर है बी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस दूसरी ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में भाग लिया गया था। इस वर्चुअल समिट को संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से आयोजित किया गया है और इसके संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का निमंत्रण प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ था। हम ध्यान रखें, इस तरह का पहला ग्लोबल वर्चुअल जो कोविड समिट है वह भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा ही 22 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था। दूसरा प्रश्न, लुम्बिनी का क्या महत्व है? पहला, भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। पहला कथन सत्य है, यह भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है। वर्तमान में नेपाल के जिले रूपन्देही में स्थित है। दूसरा, यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। ध्यान रखें, लुम्बिनी 1997 से यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। तीसरा, ऐतिहासिक माया देवी मंदिर स्थल। ध्यान रखें, यह माया देवी मंदिर भी लुम्बिनी में स्थित है। तीनों कथन सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2022 को लुम्बिनी के दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री लुम्बिनी में स्थित माया देवी मंदिर में भी जाएंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इस तरह के एक केंद्र की स्थापना की जा रही है लुम्बिनी में, उसका शिलान्यास भी किया जाएगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा सही है? पहला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। दूसरा, यह आपदा के बाद तत्काल खोज, बचाव एवं आपातकालीन राहत अभियान चलाता है। तीसरा, इसकी स्थापना 2019 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना द्वारा की गई थी। इसके संदर्भ में प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसमें अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, न कि गृह मंत्री, और यह आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से एनडीएमए की स्थापना और राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र के लिए जो आधार है वह प्रमुख रूप से तैयार किया गया। एनडीएमए के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देशों को निर्धारित किया जाता है जो अनिवार्य रूप से कार्य करता है। इस आधार पर अगर हम अपने कथनों पर विचार करें तो पहला कथन असत्य है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रमुख रूप से जो भी आपदा प्रबंधन की नीतियां हैं, योजनाएं हैं और दिशा निर्देश, उनके ऊपर काम किया जाता है। यह आपातकालीन राहत अभियान को प्रमुख रूप से तत्काल रूप में चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। इस आधार पर दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा, इसकी स्थापना 2019 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना द्वारा की गई थी। अभी हमने चर्चा करी 2005 के प्रमुख रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इस आधार पर तीसरा कथन भी असत्य है। तीनों असत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद किस देश ने नाटो समूह में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है? इस तरह की इच्छा उत्तरी यूरोप के देश फिनलैंड के द्वारा प्रमुख रूप से व्यक्त की गई है। इस आधार पर हमारा उत्तर है सी, फिनलैंड। प्रमुख रूप से नाटो में जो यूरोप के सदस्य जुड़े हुए हैं, अगर हम 1997 से पहले देखें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से उन देशों की बात की गई है जो 1997 के पहले जुड़े हुए हैं, और 1997 के बाद ऐसे देश जुड़े हैं जो यूरोप में एक तरह से रूस के साथ सीमावर्ती भाग में नजदीक आ जाते हैं, और इसीलिए रूस इस तरह के विस्तार का विरोध कर रहा है।
खास तौर से यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की स्थितियां। अगर फिनलैंड शामिल होता है तो ऐसी स्थिति में नाटो रूस के और अधिक नजदीक सीमावर्ती भाग में पहुंचेगा, इसीलिए रूस के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2019 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर समुद्र के भाग दिए गए हैं और सीमावर्ती देश वो दिया गया है, उनका सही मिलान यहाँ पर चुनना है। पहला एड्रियाटिक सागर के संदर्भ में है और देश दिया गया है अल्बानिया। एड्रियाटिक सागर में अगर हम देखें तो अल्बानिया की सीमा बनती है, साथ साथ मॉन्टेनिग्रो है, बोस्निया हर्जेगोविना है और क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली का भाग आता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा पहला कथन सत्य है, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया। काला सागर की बात करें तो अभी हमने देखा कि क्रोएशिया की जो सीमा है वो काला सागर नहीं एड्रियाटिक सागर में ही बनती है। इस आधार पर दूसरा कथन गलत है। तीसरा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के लिए ध्यान रखें इसकी सीमा कजाकिस्तान के साथ में है, साथ साथ इसकी जो सीमा है वो रूस से मिलती है, अजरबैजान से है, ईरान के साथ में है और तुर्कमेनिस्तान के साथ है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा उत्तर 3 यहाँ पर सत्य है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान। भूमध्य सागर की सीमा मोरक्को से बनती है, यह सत्य है। ध्यान रखें मोरक्को भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। लेकिन अगर हम सीरिया की बात करें तो सीरिया प्रमुख रूप से भूमध्य सागर से तो सीमा बनाता है, लेकिन लाल सागर से उसकी सीमा नहीं बनती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो लाल सागर और सीरिया का जो मिलान है वह भी गलत है। हमें सही सुमेलित मिलान बताने हैं, यानी पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, 1, 3 और 4 सत्य हैं। दैनिक क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज के तथ्य में हम जुड़वा चक्रवातों का जो विज्ञान है उसके संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पर सैटेलाइट के माध्यम से एक तस्वीर आपको दी जा रही है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो चक्रवात आसिनी के संबंध में प्रमुख रूप से जो तस्वीर का उत्तरी भाग है वो बता रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक जुड़वा चक्रवात जो दक्षिणी भाग में बना हुआ है उसकी भी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है। बंगाल की खाड़ी में वर्तमान में चक्रवात आसिनी सक्रिय है। इसी का अगर हम एक दूसरा भाग देखें जो इसके जुड़वे के रूप में माना जा रहा है, वह दक्षिणी गोलार्ध में एक तरह से प्रमुख रूप से चक्रवात करीम के रूप में माना गया है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में हिंद महासागर में इस तरह के एक जुड़वा चक्रवात की स्थितियां बन रही हैं, यानी एक भाग जो चक्रवात आसनी है वो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से चक्रवात करीम। हम अगर इस तरह के चक्रवातों की बात करें तो सामान्यतः यह एक ही देशांतर पर एक तरह से उत्पन्न होते हैं और जुड़वा चक्रवात के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में आसनी और करीम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और ध्यान रखें जुड़वा चक्रवात कोई दुर्लभ स्थिति नहीं है, सामान्य तौर पर इसके निर्माण होते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम जुड़वा चक्रवात की बात करें तो हवा और मानसून प्रणाली की जो परस्पर क्रिया होती है उसके आधार पर माना जाता है कि इस तरह के सामान्य तौर पर जो जुड़वा चक्रवात है उनका निर्माण हो सकता है। प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो जुड़वा चक्रवात की स्थितियां हैं उसके लिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो रोशनी तरंगें होती हैं उनको प्रमुख कारण माना जाता है। ध्यान रखें रोशनी तरंगों के बारे में सबसे पहले मौसम विज्ञानी कार्ल गुस्ताफ रोसबी के द्वारा बताया गया था। उनके द्वारा यह कहा गया था कि रोसबी तरंगों का जो निर्माण है वो पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूमने के कारण होता है। इस प्रकार की रोसबी तरंगें प्रमुख रूप से फ्लूइड में पाई जाती हैं, वह चाहे वायुमंडल में वायु के संदर्भ में हो या अगर हम समुद्री भाग में जल की बात करें, दोनों में इस तरह की रोसबी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। वर्तमान में अगर हम जुड़वा चक्रवातों की बात करें तो समुद्री भाग में जो रोसबी तरंगें हैं वह उसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानी जाती हैं। रोसबी तरंगें समुद्र में जब चलती हैं तो लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर की इनकी तरंग दैर्घ्य होती है, यानी प्रमुख रूप से अगर हम इनकी वेवलेंथ की बात करें तो ये 4000 से 5000 किलोमीटर होती हैं। यह सामान्य तौर पर उस प्रकार की लहरें नहीं हैं जो समुद्री किनारों से टकराती हैं और माना जाता है कि इस तरह की जो विशाल रोसबी लहरें होती हैं वह जलवायु परिवर्तन की स्थितियां भी बनाती हैं और सामान्य तौर पर इसके प्रमुख रूप से उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में भाग होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में रोसबी तरंगों का जो भंवर होता है और साथ साथ अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दोनों में ही एक तरह से लगभग समान होते हैं और वो एक दूसरे के प्रतिरूप होते हैं। यानी प्रमुख रूप से अगर हम उत्तरी गोलार्ध के हिस्से की बात करें और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इस तरह से रोसबी तरंगों का भाग है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में है उसी की एक तरह से अगर हम तस्वीर देखें या एक दर्पण तस्वीर कहें तो वह दक्षिणी गोलार्ध में भी होती है। तो इस रूप
में रोशनी तरंगों का जो प्रवाह है प्रमुख रूप से देखा जाता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो इस प्रकार की जो रोशनी तरंगे होती हैं वह प्रमुख रूप से एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में घूमती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में प्रमुख रूप से दक्षिणावर्त या जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं उस दिशा में प्रमुख रूप से घूमती हैं। रोशनी तरंगों का ये जो रूप है उसके कारण उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहां पर एक तरह से एक सम्मिलित रूप में बड़ा चक्रवात बनता है। इस प्रकार के जो चक्रवात निर्मित होते हैं उनमें सामान्य तौर पर अगर हम गति की बात करें तो आप चक्रवात के लिए ध्यान रखें, उत्तरी गोलार्ध में कोई भी चक्रवात होगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगा, जबकि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यही एक तरह से क्लॉकवाइज दिशा में यानी घड़ी की सुई की दिशा में एक तरह से गति होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात हैं वो इस रूप में गति करते हैं, जबकि अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो इनकी गति इस रूप में रहती है। इस प्रकार दिशा का जो अंतर रहता है वह सामान्यतः जब दोनों चक्रवात अलग हो जाते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। इस प्रकार के चक्रवात जो बनते हैं वो सामान्यतः पश्चिम दिशा की ओर एक तरह से गति करते हैं। इन चक्रवातों में अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो पश्चिम दिशा की तरफ गति तो होती है, साथ साथ यह थोड़ा उत्तर की ओर भी एक तरह से गति करते हैं। इसी तरीके से जो चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में है वह पश्चिम की ओर जरूर गति कर रहा है, लेकिन इसमें दक्षिण की ओर गति करने का भी एक भाग होता है। तो उत्तरी गोलार्ध के भाग में जो चक्रवात हैं वो पश्चिम और थोड़ा उत्तर की ओर एक भाग में गति करते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात हैं वह प्रमुख रूप से पश्चिम और साथ साथ दक्षिण की दिशा की ओर एक तरह से गति करते हैं। और इसी आधार पर अगर हम देखें तो उत्तर और दक्षिण में ये जो दो चक्रवात हैं उनका एक तरह से बंटवारा होता है। सैटेलाइट की तस्वीर से स्पष्ट है कि ये दो अलग अलग चक्रवात के रूप में अब बढ़ चुके हैं, लेकिन इनके निर्माण की जो स्थितियां हैं वह लगभग एक सी थी। ये हमारा 13 मई 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।